सुबह की वो पहली ताजगी भरी कॉफी हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत इसके बिना सोची भी नहीं जा सकती, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही राहत देने वाली कॉफी पेट में जलन और एसिडिटी की वजह तो नहीं बन रही? तो चलिए आज कॉफी से शुरू होने वाली इस जलन और उसके इलाज के पूरे सफर को समझते हैं। हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत ही कॉफी की महक से होती है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक रूटीन है, एक ज़रूरत है जो हमें जगाती है, हमें काम के लिए तैयार करती है। ये एक ऐसी आदत है जिसका हम सब हिस्सा हैं। अच्छा, अब असल सवाल पर आते हैं। कॉफी पीने की इस खुशी के पीछे क्या कोई कीमत भी चुकानी पड़ रही है? मतलब हमारी पसंदीदा कॉफी आखिर क्यों कभी-कभी सीने में उस तीखी जलन या हार्टबर्न की वजह बन जाती है? इस हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉफी और सीने में जलन के बीच क्या कनेक्शन है। ये सब कुछ पेट के अंदर होने वाली एक केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है ये समझिए। जब हम कॉफी पीते हैं तो हमारा पेट इससे ज्यादा एसिड्स बनाने के सिग्नल की तरह लेता है। उसी वक्त कॉफी में मौजूद कैफीन उस वॉल्व को, उस दरवाजे को थोड़ा ढीला कर देती है जो एसिड को पेट के अंदर रखने का काम करता है। मतलब ये एक तरह की दोहरी मार है। एसिड ज्यादा बन रहा है और उसे रोकने वाला दरवाजा भी कमजोर पड़ रहा है। और जब ये फालतू एसिड ऊपर की ओर आता है, बस वही जलन महसूस होती है। तो जैसे ही जलन होती है, हमारा हाथ सबसे पहले किसकी तरफ जाता है? एंटासिड की तरफ। ये सबसे आम और तुरंत राहत देने वाला उपाय है। चलिए देखते हैं कि ये जादू की तरह काम कैसे करता है। एंटासिड असल में बहुत ही सिंपल साइंस पर काम करते हैं। ये कमजोर बेस होते हैं और स्कूल में हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी बेअसर। एंटासिड पेट में जाकर ठीक यही काम करते हैं। वो एसिड को शांत करते हैं और जलन से फौरन राहत मिल जाती है। अब इसमें भी एक दिलचस्प बात है। अलग अलग एंटासिड में अलग अलग चीजें होती हैं और सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का असर देर तक रहता है, लेकिन इससे कब्ज हो सकती है। वहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तेजी से काम करता है, पर इससे दस्त लग सकते हैं। इसीलिए अक्सर बाजार में मिलने वाले एंटासिड में इन दोनों को मिलाकर बेचा जाता है ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एंटासिड को आग बुझाने वाले फायर फाइटर की तरह समझिए। वे पहले से लगी आग यानी पेट में मौजूद एसिड को तो बुझा देते हैं, लेकिन वे आग लगने की वजह को नहीं रोकते। ये बस एक टेम्पररी इलाज है। और यहीं से बात आगे बढ़ती है जब हार्ट बर्न रोज की कहानी बन जाए, जिसे मेडिकल भाषा में GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। तब सिर्फ फायर फाइटर से काम नहीं चलता, तब एक ज्यादा मजबूत समाधान की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब उन दवाओं पर एक नजर डालते हैं जो सिर्फ एसिड को शांत नहीं करती बल्कि उसके प्रोडक्शन को ही कंट्रोल करती हैं। ये दवाएं पुरानी एसिड रिफ्लक्स की समस्या के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर दो मुख्य तरह की दवाएं हैं। पहली है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या H2RAs। ये एसिड बनाने वाले एक सिग्नल को ब्लॉक करती हैं। और दूसरी हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPIs। ये और भी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सीधे उन पंप्स को ही बंद कर देती हैं जो एसिड बनाते हैं। मतलब ये एसिड को रोकने का एक ज्यादा सीधा और मजबूत तरीका है। और देखिए, आंकड़े खुद अपनी कहानी बताते हैं। 2024 के क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि 8 हफ्तों के इलाज के बाद H2RA लेने वाले 62% मरीजों की भोजन नली की क्षति ठीक हुई। वहीं PPI लेने वाले 89% मरीज ठीक हो गए। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। और इन्हीं दमदार नतीजों की वजह से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPIs GERD के इलाज के लिए दुनिया भर में डॉक्टरों की पहली पसंद बन गए। इन्हें इस इलाज का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाने लगा। पर यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब कोई दवा इतनी असरदार हो और उसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि लंबे समय में इसके क्या असर हो सकते हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ रही हैं। आखिर PPIs के लंबे समय तक इस्तेमाल से जुड़े वो कौन से संभावित जोखिम हैं जिन पर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। 2025 में हुई एक बहुत बड़ी समीक्षा ने कई स्टडीज का निचोड़ निकाला और उसमें ये पाया गया कि लंबे समय तक PPIs का इस्तेमाल कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि डिमेंशिया, किडनी की बीमारी, हड्डियों का टूटना, कुछ तरह के कैंसर और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी।
स्क्रीन पर जो फ्लोचार्ट दिख रहा है वो उसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को दिखाता है जिसके आधार पर ये नतीजे निकाले गए हैं। इसका मतलब है कि शोधकर्ताओं ने सैकड़ों स्टडीज को खंगाला ताकि सबसे भरोसेमंद जानकारी ही सामने आ सके। ये कोई एक दो स्टडी की बात नहीं है। तो हमने कॉफी से होने वाली जलन से लेकर गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज और फिर उसके जोखिमों तक का पूरा सफर देख लिया। अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का असल में मतलब क्या निकाला जाए। चलिए अब तक की पूरी कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। चिंगारी लगती है एक साधारण कप कॉफी से। कभी कभार लगने वाली आग के लिए एंटासिड जैसे फायर फाइटर काम आते हैं, लेकिन जब ये आग पुरानी हो जाती है तो पीपीआईज जैसे प्रिवेंशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस सिस्टम के साथ आने वाली शर्तों और जोखिमों को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं। कॉफी जलन पैदा कर सकती है। एंटासिड्स फौरन राहत देते हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं। पीपीआईज बहुत असरदार हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इनके साथ कुछ जोखिम जुड़े हो सकते हैं। इसलिए सही इलाज का चुनाव हमेशा राहत और जोखिम के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है एंटासिड जो तेजी से काम करते हैं, और दूसरी तरफ है पीपीआईज जो मुख्य इलाज है, लेकिन उनके साथ लंबे समय के जोखिम भी हैं। और यही हमें एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पेट की सेहत की बात आती है तो क्या सबसे अच्छा जवाब हमेशा दवा की बोतल में ही होता है, या फिर हमारी प्लेट में और हमारी लाइफस्टाइल में भी छिपा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। पेट में दर्द जब ये होता है तो अक्सर पहला सवाल यही होता है, कौन सी दवा लें? क्योंकि बाजार में इतने सारे विकल्प हैं कि कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पेट दर्द के लिए सही इलाज कैसे चुनें। ये बातें उस एहसास को कितनी सच्चाई से बयां करती हैं, है ना? पेट में वो जो मरोड़ उठती है वो किसी भी पल को मुश्किल बना सकती है। हम सब ने कभी न कभी इसे महसूस किया है, और उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, बस किसी तरह आराम मिल जाए। तो सवाल यही है, जब दर्द उठता है तो असल में करना क्या चाहिए? क्या कोई भी दवा उठा के खा लेने से काम चल जाएगा, या फिर हर तरह के दर्द का इलाज अलग होता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है। क्या हम सिर्फ दर्द के सिग्नल को बंद करना चाहते हैं, या फिर उस जड़ को ठीक करना चाहते हैं जहां से वो सिग्नल आ ही रहा है? इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है पेन किलर्स। ये दिमाग तक पहुंचने वाले दर्द के अलार्म पर एक तरह से म्यूट बटन दबा देते हैं। अलार्म बजना बंद तो दर्द का एहसास भी खत्म। वहीं दूसरी तरफ कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सीधे इंजन रूम में यानी पेट में जाती हैं और उस गड़बड़ी को ही ठीक करती हैं जिसकी वजह से वो अलार्म बज रहा था। तो एक तरीका है सिग्नल को दबाना और दूसरा है समस्या को जड़ से पकड़ना। तो चलिए पेट दर्द से निपटने के लिए अपनी एक टूल किट तैयार करते हैं, और इस टूल किट में अलग अलग तरह के दर्द के लिए अलग अलग टूल्स यानी औजार हैं। देखते हैं कि कौन सा टूल कब और कैसे काम आता है। हमारी टूल किट का सबसे जाना पहचाना टूल पेन किलर्स, जिन्हें एनाल्जेसिक भी कहते हैं। इनका काम बहुत सीधा है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो उसके एहसास को कम कर देना। अब देखिए, दवा की दुकान पर आसानी से मिलने वाले पेन किलर्स में भी दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक है पैरासिटामोल जो ज्यादातर दिमाग के पेन सेंटर पर असर करता है, और दूसरा ग्रुप है NSAIDs का, जैसे कि आइबुप्रोफेन, जो दर्द कम करने के साथ साथ सूजन को भी घटाते हैं। लेकिन यहीं एक छोटा सा पेच है, क्योंकि ये जनरल पर्पस टूल हैं तो इनके कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। खासकर एनासिड्स कुछ लोगों के पेट में जलन पैदा कर सकते हैं, जो पेट दर्द के मामले में समझिए आग में घी डालने जैसा हो सकता है। तो अब आते हैं हमारे स्पेशलिस्ट टूल पर, जिसका नाम है एंटीस्पाज्मोडिक्स। इनका काम दिमाग को चुप कराना नहीं है, नहीं, ये सीधे प्रॉब्लम की जगह पर यानी पेट की मांसपेशियों तक पहुंचते हैं और उस ऐंठन को शांत करते हैं जो दर्द की असली वजह है। इसका काम करने का तरीका एक टारगेटेड मसाज की तरह है। ये दवाएं सीधे पेट की चिकनी मांसपेशियों पर काम करती हैं, उन्हें रिलैक्स करती हैं और वो जो दर्द भरी जकड़न है उसे खोल देती हैं। यानी इनका असर बिल्कुल लोकल होता है, ठीक वहीं जहां उसकी जरूरत है। तो ये स्पेशलिस्ट टूल सबसे ज्यादा असरदार कब होता है? जब दर्द की असली वजह मांसपेशियों की ऐंठन हो।
जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS में, पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प्स में, या फिर पेट में उठने वाली आम मरोड़ में। अच्छा, टूल किट में एक और सुपर स्पेशलिस्ट टूल भी है। ये एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के लिए है, गैस और पेट का फूलना। इसके लिए होते हैं एंटी गैस एजेंट्स जैसे सिमेथिकॉन, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे खून में नहीं मिलता, ये बस पेट में अपना काम करता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे पेट का बबल पॉपर समझिए। ये पेट में फंसे हुए हजारों छोटे छोटे गैस के बबल्स को फोड़कर बड़े बबल्स में बदल देता है, और बड़े बबल्स का शरीर से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। नतीजा, पेट में जो भारीपन और खिंचाव महसूस हो रहा था, उससे फौरन राहत मिलती है। ठीक है, तो हमने अपनी टूलकिट के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो किसी भी टूल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है ये जानना कि कब इन टूल्स को साइड में रखकर डॉक्टर के पास जाना है। स्क्रीन पर दिख रहे ये लक्षण रेड फ्लैग यानी खतरे के संकेत हैं। अगर बिना किसी कोशिश के वजन घट रहा है, मल में खून आ रहा है या पेट का फूलना लगातार बना हुआ है, तो ये सिर्फ एक मामूली पेट दर्द नहीं हो सकता। इन्हें नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। और कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जिनमें इंतजार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अचानक उठा बहुत तेज दर्द, लगातार उल्टियां, या फिर पेट के निचले दाहिने हिस्से में तेज दर्द के साथ बुखार, ये सब इमरजेंसी के संकेत हैं। ऐसी किसी भी हालत में फौरन नजदीकी अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर मिनट कीमती होता है। तो इन सभी जानकारियों के बाद सही चुनाव कैसे किया जाए? चलिए पूरी बात को एक बहुत ही आसान सी टेबल में समेट लेते हैं, ताकि अगली बार कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। देखिए, अगर दर्द के साथ बुखार या बदन दर्द भी है तो पेन किलर काम आ सकता है। अगर पेट में मरोड़ या ऐंठन हो रही है तो एंटी स्पैज्मोडिक सीधे जड़ पर काम करेगा, और अगर सिर्फ गैस और भारीपन की परेशानी है तो एंटी गैस एजेंट ही इसका सही जवाब है। मतलब सही काम के लिए सही टूल। तो अगली बार जब पेट में वो जानी पहचानी सी गड़बड़ महसूस हो, तो सोचने वाली बात यही है कि क्या सिर्फ दर्द के अलार्म को म्यूट करना है, या फिर इंजन रूम में जाकर ये देखना है कि गड़बड़ आखिर है कहाँ। पेट में दर्द हम सभी को कभी न कभी होता ही है, पर यह जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बस कोई मामूली सी गड़बड़ है या कुछ सीरियस। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं इन आसान स्लाइड्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पेट दर्द की इस उलझन को। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी ये सोचा ही होगा कि पेट में ये जो दर्द हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। अक्सर हम क्या करते हैं, पेट में दर्द हुआ तो फौरन कोई दवा ले ली, और हाँ, थोड़ी देर के लिए आराम भी मिल जाता है। लेकिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनिग्नो वरेला चेतावनी देते हैं कि अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर के पास जाने का सही समय कब है। आइए उन खास संकेतों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वरेला के मुताबिक ये वो 6 संकेत हैं जो हमारा शरीर हमें देता है ये बताने के लिए कि अब घरेलू नुस्खों का टाइम खत्म हो गया है और डॉक्टर से मिलना ही सही रहेगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पेट दर्द के एक बहुत बड़े कारण को देखते हैं, मतलब पेट की मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन। अब ये IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों में होता क्या है कि पेट की जो मांसपेशियां हैं वो अचानक से मानो ऐंठने लगती हैं। इससे पेट में जोर की मरोड़ और दर्द उठता है, जो हमारी रोज की जिंदगी पर काफी असर डाल सकता है। तो इसी तरह की ऐंठन से राहत दिलाने के लिए कुछ खास दवाएं होती हैं जिन्हें एंटी स्पैज्मोडिक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, सारी एंटी स्पैज्मोडिक्स एक जैसी नहीं होती। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और इसी वजह से उनका असर और साइड इफेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीका वो है जो दिमाग से मांसपेशियों तक जाने वाले सिकुड़ने के मैसेज को ही बीच में रोक देता है, और दूसरा तरीका वो सीधा मांसपेशियों के पास जाकर उन्हें कहता है, भाई आराम करो। तो जो पहला तरीका है जिसमें डाइसाइक्लोमीन जैसी दवाएं आती हैं, वो असर तो करती हैं, पर दिक्कत यह है कि वो शरीर के एक ऐसे केमिकल मैसेंजर को रोकती हैं जो सिर्फ पेट में ही नहीं बल्कि कई दूसरी जगहों पर भी काम करता है, और इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स पूरे शरीर में महसूस हो सकते हैं। वहीं जो दूसरा तरीका है वो ज्यादा टारगेटेड है। ड्रोटावेरियन जैसी दवाएं वो सीधे पेट की मांसपेशियों पर ही असर करती हैं,
जिसकी वजह से आमतौर पर वो वाले साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। और इन दोनों तरीकों के असर में कितना फर्क है ये क्लिनिकल ट्रायल में साफ साफ दिखा। आप देख सकते हैं इस स्टडी में ड्रोटावेरिन ने मेबेवेरिन के मुकाबले दर्द में कहीं ज्यादा कमी की। और बात सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं थी। उसी स्टडी में यह भी पता चला कि ड्रोटावेरिन ने पेट से जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी बेहतर तरीके से ठीक किया, जैसे कि मल की स्थिरता या फिर शौच के दौरान होने वाली परेशानी। तो इन सारी जानकारी का आखिर मतलब क्या है? हमारे लिए इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? एक्सपर्ट्स का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है, अपने शरीर की आवाज को सुने। अगर कोई तकलीफ बार बार हो रही है तो उसे आदत समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और डॉक्टर आपकी सही से मदद कर पाएं, इसके लिए डॉक्टर वरेला एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं, एक लक्षण डायरी बनाने की। इसमें आप लिख सकते हैं कि दर्द कब होता है, कहाँ होता है, कितना तेज होता है। ये सारी जानकारी डॉक्टर के लिए बहुत कीमती होती है। तो जब हम इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं और इलाज के सही विकल्पों के बारे में जानते हैं, तो असल में हम अपने शरीर की भाषा को ही समझना शुरू कर देते हैं। और यही राहत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। कभी कभी पेट में जो जलन सी होती है वो एसिडिटी है या बस गैस, बड़ा कंफ्यूजन है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। सीने में वो जलन, पेट में वो अजीब सी सूजन, ये सिर्फ मामूली तकलीफें हैं या फिर हमारा शरीर हमें कोई इशारा दे रहा है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सारी बेचैनी के पीछे ना दो मेन मुजरिम हैं, एसिडिटी और गैस। और अगर हमें आराम चाहिए तो सबसे पहले इन्हें समझना ही होगा। चलिए पहले एसिडिटी की बात करते हैं। इसे ना एक खराब वाल्व की तरह समझिए। होता क्या है कि हमारे पेट के ऊपर एक वाल्व होता है जो ठीक से बंद नहीं हो पाता, और फिर पेट का एसिड ऊपर की तरफ यानी हमारी खाने की नली में आने लगता है। बस इसी से होती है वो जलन और बेचैनी। और गैस का क्या, वो बिल्कुल अलग चीज है। सोचिए जैसे किसी पाइप में प्रेशर बन गया हो। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हवा फंस जाती है तो एक दबाव सा बनता है, और इसी वजह से पेट में सूजन और कभी-कभी तो तेज दर्द भी होता है। तो इन दोनों में फर्क कैसे करें? लक्षणों को समझना ही सबसे जरूरी है। देखिए, एक तरफ है एसिडिटी, जिसमें सीने में जलन होगी, मुंह में खट्टा कड़वा सा स्वाद आएगा, और हाँ, लेटने पर तो ये और भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ है गैस। इसमें पेट फूलने लगता है, ऐंठन होती है, और आराम तभी मिलता है जब गैस पास हो जाए। मतलब दोनों का एहसास बिल्कुल अलग है। अक्सर हमारी आदतें ही इन परेशानियों की जड़ होती हैं, पता है? जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार तला भुना खाना या स्मोकिंग करना, ये सब एसिडिटी को सीधा सीधा दावत देते हैं। और वहीं अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी खाता है या बहुत ज्यादा बीन्स और दालें खाता है तो गैस बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अपनी आदतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने लक्षण और कारण तो समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे राहत कैसे मिलेगी? इसके लिए ना दो मेन रास्ते हैं। तो क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए या फिर दवा ही इसका पक्का इलाज है? चलिए दोनों ही पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल में बदलाव की। डॉक्टर जुआन डी गोमेज सिफुएंटेस जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी आदतें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मतलब वो इस पर काफी जोर देते हैं। और ये बदलाव क्या हो सकते हैं? 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, वजन कंट्रोल में रखना। दूसरा, रात को सोने से करीब 3 घंटे पहले कुछ न खाना। तीसरा, अपने खान पान पर ध्यान देना। और चौथा, स्मोकिंग को अलविदा कहना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। डॉक्टर ब्रिजेश बी पटेल जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने पर टिके रहना, वो भी लंबे समय तक, बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए कई लोगों के लिए दवाएं ही इलाज का मेन जरिया बनती हैं। और इस मामले में डेटा क्या कहता है? देखिए, ये स्टडी दिखाती है कि अलग अलग दवाएं, जिन्हें पीपीआईज कहते हैं, एसिड कंट्रोल करने में कितनी कामयाब हैं। इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, जिसका बार सबसे लंबा है वो एसिड को सबसे ज्यादा देर तक कंट्रोल में रखती है। और ये देखिए, ये डेटा कहानी को और भी साफ कर देता है। एसोमेप्राजोल नाम की दवा लेने वाले सबसे ज्यादा मरीजों ने 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक एसिड कंट्रोल बनाए रखा। इससे एक बात तो साफ है कि सही दवा वाकई में कितनी असरदार हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दवाएं इतनी असरदार हैं, तो फिर लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय खुद ही अपना इलाज क्यों करने लगते हैं? ये एक बहुत बड़ी पहेली है।
एक स्टडी के मुताबिक एसिड की समस्या से जूझ रहे लोगों में से करीब 62.6% लोग खुद से ही दवा ले लेते हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। पर आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? खैर, वजह कई हैं। कभी कभी इलाज का खर्च एक मुद्दा होता है, तो कभी कभी लोगों को दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं होता। कुछ लोग तो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। ये वाकई एक उलझी हुई समस्या है। तो ये सब हमें इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। ये कैसे पता चले कि अब अंदाजा लगाना बंद करके किसी प्रोफेशनल यानी डॉक्टर की मदद लेने का वक्त आ गया है। देखिए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज और अचानक से दर्द उठना, उल्टी में या स्टूल में खून आना, बिना किसी वजह के वजन गिरना या फिर कुछ भी निगलने में दिक्कत होना। अगर ऐसा कुछ भी हो तो ये घरेलू नुस्खों का वक्त नहीं है, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज जब हर तरफ इतनी जानकारी मौजूद है, तो खुद अपनी देखभाल करने और एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेने के बीच की वो सही लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खोजना होगा। सबसे जरूरी है अपने शरीर की सुनना और सही समय पर सही मदद लेना। दस्त यानी डायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी परेशान हुए हैं, है ना? मतलब पूरा का पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि इस हालत में असल में क्या करना चाहिए। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी को दस्त होते हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? यही ना कि इसे बस किसी तरह फौरन रोक दिया जाए। पर क्या सच में यही सबसे जरूरी है? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। हमारी सोच होती है दस्त को रोकने की, लेकिन असल में मेडिकल प्राथमिकता कुछ और ही है। देखिए, असली खतरा दस्त नहीं बल्कि उससे होने वाला डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी है। तो सबसे पहले हमें शरीर को वापस हाइड्रेट करने पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रिहाइड्रेशन। सच कहूं तो डायरिया के मैनेजमेंट में यही सब कुछ है। शरीर में जो भी पानी और जरूरी मिनरल्स कम हुए हैं उन्हें वापस भरना ही सेफ रिकवरी की पहली सीढ़ी है। और इसका सबसे बेस्ट, सबसे असरदार तरीका है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसे हम ORT भी कहते हैं। सुनने में ये बड़ा फैंसी लग सकता है, पर यह है क्या? बस पानी, चीनी और नमक का एक बिल्कुल सही मिक्सचर। यही वो घोल है जो शरीर में कम हुए लिक्विड्स को तेजी से पूरा करता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका साइंस बड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, चीनी यानी ग्लूकोज और नमक में जो सोडियम होता है वो पक्के दोस्त हैं। जब ये दोनों साथ में पेट में जाते हैं तो ग्लूकोज आंतों में सोडियम के लिए दरवाजा खोल देता है, और जैसे ही सोडियम अंदर जाता है पानी भी उसके पीछे पीछे शरीर में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है ना? कमाल का सिस्टम। और ये कितना असरदार है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 93%। जी हां, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डायरिया से होने वाली मौत के खतरे को 93% तक कम कर सकता है। ये आंकड़ा बताता है कि ये छोटा सा घोल कितना बड़ा जीवन रक्षक है। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन जरूरी है, ये तो समझ आ गया। पर पता कैसे चलेगा कि किसी को डिहाइड्रेशन हो भी रहा है या नहीं? इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए, जैसे धसी हुई आंखें, बहुत ज्यादा प्यास लगना, और एक और टेस्ट है, त्वचा को हल्का सा चुटकी भर के छोड़ें। अगर वो बहुत धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर जाती है तो ये डिहाइड्रेशन का एक बड़ा संकेत हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास बाजार वाला ORS नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे घर पर भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। बस करना यह है, 1 लीटर साफ पानी लें, उसमें 6 छोटे चम्मच चीनी डालें और 1 छोटा चम्मच नमक। इसे अच्छी तरह से घोल लें। बस आपका जीवन रक्षक घोल तैयार है। और हाँ, खासकर बच्चों के लिए एक और जरूरी बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि ORT के साथ साथ अगर जिंक सप्लीमेंट भी दिया जाए करीब 10 से 14 दिनों तक, तो इससे दस्त की प्रॉब्लम जल्दी ठीक होती है और अगले कुछ महीनों तक इसके वापस आने का खतरा भी कम हो जाता है। चलिए, हाइड्रेशन की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे जरूरी सवाल पर, खाना क्या है? क्योंकि रिकवरी के दौरान सही डाइट बहुत मायने रखती है। कुछ चीजें पेट को आराम देती हैं तो कुछ हालत और बिगाड़ सकती हैं। तो क्या खाना चाहिए? कुछ चीजें हैं जो बहुत ही लाइट और पचने में आसान होती हैं, जैसे केला, सादा चावल, सेब की प्यूरी और प्लेन टोस्ट। इसे ब्रैट डाइट भी कहते हैं। इसके अलावा उबले आलू, चिकन का हल्का सूप,
दलिया और ख़ास तौर पे प्रोबायोटिक दही, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अब वो लिस्ट जिससे बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी तली हुई या ज्यादा मसालेदार चीज, दूध या पनीर जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ दही खा सकते हैं, कॉफी, शराब और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीजें, ये सब पेट की तकलीफ को बढ़ा सकती हैं, तो रिकवरी तक इनसे परहेज करना ही बेस्ट है। अब आते हैं दवाइयों पर। अक्सर लोगों को लगता है कि दस्त हुए तो बस कोई दवा खा लो और रोक दो, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। दवा लेना एक सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। चलिए इसके ऑप्शंस और रिस्क्स को समझते हैं। एक ऑप्शन है प्रोबायोटिक्स। ये क्या करते हैं? ये हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका बैलेंस ठीक करते हैं। रिसर्च बताती है कि इससे दस्त का टाइम करीब 1 दिन तक कम हो सकता है, तो ये एक अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। दस्त रोकने वाली 2 मेन दवाइयां हैं, लोफ्रामाइड और रेस्केडोट्रिल। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। लोफ्रामाइड आंतों की मूवमेंट को स्लो कर देता है, जबकि रेस्केडोट्रिल आंतों से निकलने वाले एक्स्ट्रा पानी को कम करता है। लोफ्रामाइड शायद थोड़ा जल्दी काम करे, पर इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है कब्ज। वहीं रेस्केडोट्रिल के साथ ये प्रॉब्लम कम होती है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें दस्त रोकने की दवा भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। अगर स्टूल में खून आ रहा है, तेज बुखार है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, या फिर किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को दस्त हैं, इन सिचुएशंस में दवा लेना खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें यह पता होना चाहिए कि कब घर पर इलाज करना ठीक है और कब फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बड़ों की बात करें तो अगर डिहाइड्रेशन के गंभीर लक्षण दिखें, जैसे चक्कर आना, मुंह का बहुत ज्यादा सूखना या दिल की धड़कन तेज होना, या फिर स्टूल में खून आए, तेज बुखार हो या दस्त 3 दिन से ज्यादा हो गए हों, तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। और बच्चों के मामले में तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर बच्चे का डायपर 3 घंटे से ज्यादा वक्त से सूखा है, वो रो तो रहा है पर आंसू नहीं आ रहे, वो बहुत ज्यादा सुस्त या चिड़चिड़ा है, स्टूल में खून है, या फिर उसे 102 डिग्री से ज्यादा बुखार है, तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहिए, सीधे डॉक्टर के पास जाना है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये कि डायरिया में असली दुश्मन दस्त नहीं, डिहाइड्रेशन है। मतलब ये कि ORS जैसा एक सिंपल सा घोल जान बचा सकता है। और मतलब ये कि खतरे के संकेतों को पहचानना कितना जरूरी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये सरल नियम जानने से किसी की जान बच सकती है? इसका जवाब बिना किसी शक के हाँ। खाने के बाद पेट में भारीपन या दर्द, ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब ने कभी न कभी तो महसूस किया ही है। पर सोचिए, अगर ये 1-2 बार की बात न होकर जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो? चलिए आज इसी अपच के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है। ये जो एहसास है ना, ऊपरी पेट में खिंचाव या जलन, ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये हमारे शरीर का एक सिग्नल है, एक पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। आइए इस सिग्नल के पीछे छिपे मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये अपच का राज क्या है, फिर गट ब्रेन कनेक्शन पर बात करेंगे, सही डायग्नोसिस कैसे हो ये जानेंगे, और हाँ, राहत पाने के शुरुआती और एडवांस्ड दोनों तरीकों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में अपच या बदहजमी कह देते हैं, वो असल में है क्या? देखिए, मेडिकल साइंस की नज़र में ये सिर्फ ज्यादा खाने का नतीजा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले तो इस शब्द को पकड़ते हैं, डिस्पेप्सिया। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा साधा मतलब है ऊपरी पेट में दर्द या बेचैनी। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक लक्षण है, एक वार्निंग साइन कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। और अब एक हैरान करने वाली बात, 70% से भी ज्यादा मामलों में इस तकलीफ की वजह कोई अल्सर या दूसरी कोई बड़ी बीमारी होती ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि असली वजह है क्या? जवाब है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जिसे शॉर्ट में FD भी कहते हैं, एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। मतलब लक्षण एकदम असली है, दर्द है, भारीपन है, बेचैनी है, लेकिन जब जांच होती है तो कोई गड़बड़ी जैसे कोई अल्सर या सूजन मिलती ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं, सॉफ्टवेयर में है, शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि उसके काम करने के तरीके में है। तो सवाल यह है कि आखिर ये FED होता क्यों है?
इसकी जड़ें हमारे शरीर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मजेदार नेटवर्क में है, जिसे कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। ये पेट से दिमाग तक कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि एक टू वे सुपर हाईवे है, जहां लगातार बातचीत चलती रहती है। अब फंक्शनल डिस्पेप्सिया को पता है क्या माना जाता है? गट ब्रेन इंटरैक्शन का एक डिसऑर्डर। आसान भाषा में कहें तो पेट और दिमाग के बीच जो कम्युनिकेशन लाइन है ना, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। तो प्रॉब्लम असल में पेट में नहीं, बल्कि पेट और दिमाग की बातचीत में है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए, पेट में एक अलार्म सिस्टम लगा है। अब वो जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है। जरा सा भी कुछ होता है, वो खतरे का सायरन बजाने लगता है और दर्द के सिग्नल दिमाग को भेजता है। साथ ही पेट की मूवमेंट भी सुस्त पड़ जाती है, जिससे खाना देर तक पेट में पड़ा रहता है। और ऊपर से हमारा स्ट्रेस, हमारी भावनाएं और हम जो खाते पीते हैं, वो सब इस आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ठीक है, अगर किसी को ये सब लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आगे क्या करना चाहिए? अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका सही डायग्नोसिस कैसे होता है और डॉक्टर के पास कब जाना है। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई खतरनाक अलार्म सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को देखकर और ये जानकर कि वो कब से हैं, एफटी का पता लगा सकते हैं। आमतौर पर अगर ये बेचैनी 8 हफ्ते से ज्यादा से परेशान कर रही है तो ये एफटी का एक साफ इशारा हो सकता है। लेकिन कुछ रेड फ्लैग या अलार्म सिम्टम्स भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी की उम्र 55 से ज़्यादा है और ये लक्षण पहली बार दिख रहे हैं, या बिना किसी वजह के वज़न तेज़ी से घट रहा है, निगलने में दिक्कत हो रही है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में कोई गांठ महसूस हो या फिर उल्टी या स्टूल में खून दिखे, तो फौरन डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये किसी ज़्यादा गंभीर समस्या के संकेत भी हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एएफडी डायग्नोज हो गया, तो अच्छी खबर यह है कि इसे मैनेज करने के कई तरीके मौजूद हैं। तो चलिए अब राहत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले और सबसे जरूरी कदम क्या हैं। मेडिकल गाइडलाइंस एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताती हैं। स्टेप 1, लाइफस्टाइल में बदलाव और रेगुलर एक्सरसाइज। स्टेप 2, एच पाइलोरी नाम के एक बैक्टीरिया का टेस्ट और उसका इलाज। और स्टेप 3, एसिड को कम करने वाली दवाएं जैसे कि पीपीआईज को ट्राई करना। अब 2 चीजें हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एंटासिड्स। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। एंटासिड जो हैं वो पेट के एसिड को शांत करके जलन से फौरन राहत देते हैं। समझ लीजिए ये एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरी तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो खाना पचाने में ही शरीर की मदद करते हैं, जिससे भारीपन और ब्लोटिंग जैसी समस्या की जड़ पर काम होता है। तो मतलब ये हुआ कि एंटासिड एक शॉर्ट टर्म फिक्स है, जलन हुई, ले लिया, आराम मिल गया। लेकिन इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन के डाइजेशन में रुकावट डाल सकते हैं। भाई, खाना पचाने के लिए थोड़ा एसिड तो पेट में चाहिए ही। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? वो शरीर के अपने सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो खाने को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है और खाने के ठीक से न पचने से होने वाली ब्लोटिंग और भारीपन जैसी दिक्कतों में कमी आ सकती है। लेकिन क्या हो अगर लाइफस्टाइल में बदलाव और इन शुरुआती ट्रीटमेंट से भी बात ना बने? तब हमें एक एडवांस अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जो सीधे प्रॉब्लम की जड़ यानी गट ब्रेन कनेक्शन पर काम करे। यहां बात होती है उन ट्रीटमेंट्स की जो सीधे गट ब्रेन एक्सिस पर असर करते हैं, जैसे कि कम डोज वाले न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। इन्हें आप पेट की नसों के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोलर जैसा समझ सकते हैं, जो उनकी सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इसके अलावा सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी टेक्निक्स दिमाग को ट्रेन करती हैं कि पेट से आने वाले इन सिग्नल्स पर रिएक्ट कैसे करना है। और जब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है एक टीम अप्रोच। मतलब इसमें एक डॉक्टर, एक डाइटिशियन और एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट सब मिलकर काम करते हैं, ताकि प्रॉब्लम के हर पहलू पर फिजिकल, डाइट और साइकोलॉजिकल एक साथ ध्यान दिया जा सके। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक जरूरी बात पर आते हैं, ये समझना कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया असल में गट और ब्रेन के बीच एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। इसे ठीक से मैनेज करने की तरफ सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। गट ब्रेन एक्सिस साइंस की एक बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई फील्ड है।
तो सोचिए, जैसे जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स कनेक्शन के बारे में और जानेंगे, क्या हम भविष्य में सिर्फ पाचन की ही नहीं बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ से लेकर इम्यूनिटी तक अपनी पूरी सेहत को मैनेज करने के नए तरीके खोज पाएंगे। भविष्य यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है।